Happy morning, class 10. We are going to start today Geography, Resource and Development. This is your first chapter. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का वर्गीकरण. The resources provided to us by nature can be classified in the following way. प्रकृति से जो रिसोर्स हम लोगों को मिलते हैं उसको हम लोग इस आधार पे क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है उस आधार पे हम लोग चलते हैं. फर्स्ट है आपका बायोटिक रिसोर्स, दूसरा है एबायोटिक. बायोटिक और एबायोटिक के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे. जैविक संसाधन और अजैविक. तो बायोटिक रिसोर्स को डिफाइन कैसे किया गया? द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज. दे आर लिविंग बीइंग्स. आपको डिफिनेशन से ही क्लियर हो जा रहा है कि ऐसे रिसोर्स जो हम लोगों को कहां से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्स कहते हैं. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, फिशरीज, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स आपको जो है जंतु और एनिमल से मिलते हैं वो क्या क्या है? फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो गया, फिशरीज हो गया, लाइव स्टॉक एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए. और एबायोटिक रिसोर्स किसको कहते हैं? दीज रिसोर्सेज जो है ये हम लोगों को नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं. एग्जाम्पल में जैसे आपका रॉक्स हो गया, सॉइल्स हो गया, मिनरल्स हो गया. ये हो गया ऑरिजिन के आधार पे. नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी उनके समाप्त होने की, वो उनके क्षय होने, उनके नष्ट होने के आधार पे. तो पहला है इसके अनुसार रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसके बारे में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. रिन्यूएबल किसको कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल किसको कहते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन बी ऑब्टेन अगेन बाय रिप्रोडक्शन और रीजेनरेशन और बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस. ऐसे रिसोर्स जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं. किस तरीके से? चाहे फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से या मैकेनिकल मेथड से, प्रोसेस से. उसको हम लोग कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स. जैसे एग्जांपल में आपका प्लांट, एनिमल्स, वाटर, विंड एंड सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एक्सेट्रा. दे आर कॉल्ड नॉन एग्जॉस्टिबल. ये सब जो है क्या कहलाते हैं? नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. इनका ये समाप्त नहीं होते हैं. इसका जितना बार चाहे हम लोग क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं. Since they will continue to exist if used judiciously, they are called flow resources. चूंकि ये हमेशा अस्तित्व में रहते हैं और इसका उपयोग अगर हम लोग न्यायपूर्वक करें तो ये हमेशा अस्तित्व में रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फ्लो रिसोर्सेज. दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो हैं क्या होते हैं? इनको तैयार होने में लंबे समय लगते हैं और अगर इसका एक बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं. However, to some extent, some of them can be recycled and reused and other cannot be recycled at all. यद्यपि इसमें से कुछ जो है क्या हो सकता है? इनका रिसाइकल भी किया जा सकता है, इसका फिर से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अन्य जो है सभी का जो है इसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता है. सिर्फ कुछ ही हिस्से का हम लोग जो है सो इसका हम लोग दोबारा यूज में ला सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं. मिनरल फ्यूल्स हो गया जैसे कोयला, तेल, नेचुरल गैस, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो गए. दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ये सभी रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि इसका एक बार यूज करने के बाद लगभग ये समाप्त हो जाते हैं. अब यहाँ पे जो हम पहले वाले एग्जाम्पल में आप लोग को बताए थे कि कुछ पार्ट रह जाता है, कुछ पार्ट जो है सो आपका जो है उसको रिसाइकल रीयूज हम लोग कर लेते हैं. जैसे आप लोग घर में कोयला ही जलाते होंगे तो कोयला टोटल बर्न नहीं हो जाता है, कुछ हिस्सा राख का रहता है, फिर उसके बाद आप लोग धो करके उसको फिर से यूज करने के लिए रख लेते हैं. तो उस तरह के केस में, लेकिन अगर कंप्लीट बर्न हो जाए तो फिर से इससे हम लोग कोयला नहीं प्राप्त कर पाएंगे. तो हम लोग क्या कह रहे थे कि ये जो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, ये कंप्लीट जो है खत्म होने के बाद जो है फिर से हम लोग को नहीं प्राप्त हो पाते हैं. जैसे फॉसिल फ्यूल में आपका एग्जांपल हो गया कोल, ऑयल, गैस, ये सभी एग्जॉस्टिबल हैं.
एक बार आप केरोसिन तेल का यूज कर लिए, जला लिए, तो फिर दोबारा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जबकि ये बायोटिक ओरिजिन में क्या है, बायोटिक है, लेकिन इनको तैयार होने में जो है लाखों साल लगता है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि कोयला कैसे तैयार होता है, लेकिन ये कोयला तुरंत तैयार नहीं होता, बल्कि काफी लंबा मिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस के दौरान जाकर के ये तैयार होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज का जो है बंटवारा। तो आप यहां देखेंगे कि इसमें जो है ये रिसोर्सेज 4 टाइप के होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज, फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में। ये जो है किसी व्यक्ति विशेष का होता है, जैसे आपकी जमीन हो गई, प्लॉट हो गया, खेत हो गया, घर हो गया, अपार्टमेंट हो गया, दुकान हो गया, ये सभी क्या है, किसी न किसी व्यक्ति का जो है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। सेकेंड है कम्युनिटी रिसोर्स। ये रिसोर्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपुल के द्वारा, ये कुछ लोगों का समूह जो है इसके मालिक होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे गांव का तालाब, झील, गांव के जंगल, जानवरों के चराने वाले चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान घाट, आपका जो है जो पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, ये सभी क्या है, कम्युनिटी विशेष का होता है। और इस इन रिसोर्सेज का जो है यूज जो है किसी खास क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर क्या होता है, ये आपके बुक में नहीं बताया गया, कहीं कहीं कम्युनिटी रिसोर्सेज का चार्जेज भी लगता है, और कम्युनिटी की ही जिम्मेवारी होती है कि इन रिसोर्सेज का देखभाल अच्छी तरह से करें। जैसे जो पार्क हो गया, अगर मान लीजिए पार्क हमारे ही मोहल्ले में अगर पार्क है, अगर वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है तो उसकी देखभाल की जिम्मेवारी भी हम लोगों की है, और उस मोहल्ले के लोग जो है वहाँ जाकर के आनंद उठा सकते हैं, सुबह में जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, शाम को बच्चे टहलने के लिए जा सकते हैं, खेलने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे होता है, जहाँ आप लोगों का चार्जेज लगता है, वहाँ जैसे हम लोग धनबाद में ही लें तो बिरसा मुंडा पार्क जो है हम लोगों का एक एग्जाम्पल है, तो वहाँ जो है क्या होता है, जाने का एक चार्ज लगता है, लेकिन जो पे करते हैं वो लोग वहाँ जाकर के वहाँ पे जो है उसका एंजॉय, पार्क का जो है एंजॉय ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग नेशनल रिसोर्सेज। अगर टेक्निकली बात करें तो जितने भी रिसोर्स हैं वो किसके हैं, नेशन के ही हैं। गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी की भी प्रॉपर्टी को वो एक्वायर कर सकती है, उसको हासिल कर सकती है, लेकिन किस पर्पस से, तो इंटायर पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए, यानी पूरी जनसंख्या की भलाई के लिए। एग्जाम्पल में रोड को अगर चौड़ीकरण करना है तो सरकार क्या करती है, आपकी जो खेत की जो जमीन है उसको ले लेती है, बदले में मुआवजा देती है, लेकिन सरकार जो है लेती है। फिर नए रोड बनाने के लिए, नहर, रेलवे, फिर अगर पता चलता है कि यहाँ कोई जो है नीचे में जमीन, आपके जमीन के नीचे में किसी तरह का मिनरल्स पाया जाता है, तो सरकार उस जमीन को आपको जो है मूल्य दे करके फिर आपसे जो खरीद लेती है, और उस जमीन के नीचे जो है अगर कोई खान रहता है, कोई मान लीजिए कोयला ही निकल गया, तो वो जो है आपको पे करके जो है सो फिर उसके बाद वो जमीन ले लेती है, और फिर उसके अंदर माइनिंग का काम शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट इज अनडिस्प्यूटेड ऑनर ऑफ वाटर, रिवर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, पास्चर्स एटसेट्रा। सरकार जो है बिना विवादित जो है पानी, नदी, जंगल, खनिज, माइंस, चारागाह, ये सभी की मालिक है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्स देयरइन बिलोंग टू द नेशन। जितने भी मिनरल वाटर रिसोर्सेज हैं, जंगल हैं, जंगली जीव हैं, जमीन हो गए जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में आते हैं, और उसके अलावे समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल तक की जो है समुद्री दूरी तक, या कह सकते हैं कि कोस्ट से 22.2 किलोमीटर दूर तक का जो एरिया जो है वो क्या होता है, राष्ट्र का ही हिस्सा होता है, और उसके अंदर में आने वाले जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिसोर्सेज।
कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर में आते हैं। 200 नॉटिकल माइल के बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर में आता है। ओशियनिक एरिया का यानी महासागर का एरिया का जो है 200 नॉटिकल माइल जो है उसको EEZ जोन के तहत रखा गया है। इस पर जो है किसी भी व्यक्ति जो है कंट्री का जो है हक नहीं होता है। कोई भी जो है इंडिविजुअल कंट्री जो है बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के इसका उपयोग नहीं कर सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशियन इज अराउंड 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हिंद महासागर में भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के लगभग में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के स्टेटस के आधार पर जो है रिसोर्सेज का बंटवारा। इसमें जो है आपके 4 टाइप के जो है रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्सेज। सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज को देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है रिसोर्सेज के एग्जिस्टेंस के प्रति अवेयर है, जागरूक है कि कौन सा रिसोर्स जो है हमारा रहेगा, कौन सा खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ निश्चित कारण से वो क्या करता है, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल, उत्खनन नहीं करता है। या अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए गुजरात में विंड एंड सोलर एनर्जी जो है बहुतायत में है, और ये गुजरात और राजस्थान में, और अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट रिजर्व्स काफ़ी हैं। लेकिन इन रिसोर्सेज रहने के बावजूद भी सर्टेन रीजन की वजह से इसका जो है इस्तेमाल नहीं हो पाता है। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब सर्टेन रीजन में बहुत सारा कारण हो सकता है। शायद हम लोगों को, जैसे विंड मिल के लिए, विंड मिल से एनर्जी प्राप्त करने के लिए उतना विंड मिल हम लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिसका ऑलरेडी सर्वे किया जा चुका है, सर्वेक्षण हो चुका है, असेस्ड भी हो चुका है, वहां तक पहुंच भी चुके हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ये भी पता लगाया जा सका है कि उसका कितना क्वालिटी और क्वांटिटी का हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे कोल एंड आयरन और रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में जो कोयला और लोहा जो है ये आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। क्योंकि इसका जान रहे हैं तभी तो हम लोग इसका जो है माइंड से हम लोग निकाल रहे हैं। द लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट। और ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना उत्खनन करें, ये डिपेंड करता है उस समय की वर्तमान टेक्नोलॉजी पर, कितना पूंजी हम लगा रहे हैं और क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको निकालने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक रिसोर्स। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं जो मनुष्य की ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इन रिसोर्सेज का जो है तक वो पहुंच सके। ऐसे रिसोर्स को हम लोग कहते हैं स्टॉक रिसोर्स। नेक्स्ट है रिजर्व रिसोर्स। ये भी क्या है, आपका स्टॉक रिसोर्स का ही एक हिस्सा है। इसमें क्या होता है, आप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के सहायता से इन रिसोर्सों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, फ्यूचर की ज़रूरतों के लिए आप क्या करते हैं, इस काम को तत्काल अभी रोके हुए रहते हैं। चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि नहीं, बाद में इसका ज़रूरत पड़ेगा हमको, इसलिए इसको आप छोड़ देते हैं। ये रिजर्व रिसोर्स में आएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश के जंगल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के टूरिज्म एरिया, रिवर्स फॉर हाइडल पावर,
जल विद्युत, ये नदियों से जो है जल विद्युत प्राप्त करने का जो है ये सब। तो हम लोग स्टूडेंट्स आज का जो है ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। टिल तो ठीक है, गुड बाय।